तुम कौन हो? आउच, बहुत दर्द हो रहा है। तुम तो मर चुके हो। मैं अपने पिता से कहूंगा कि तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालें। आरव वान दर्द से पागल हो गया था। वो पागल कुत्ते की तरह गुर्रा रहा था। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तुम बहुत जल्द मुझे भूल जाओगे। आरव ने लोहे की छड़ एक तरफ फेंक दी। उसी समय उसके हाथ में एक पुराना भूरे रंग का कटोरा आया। कटोरा गहरे हरे रंग के औषधीय सूप से भरा हुआ था जो उबल रहा था और सघन यम की उत्सर्जित कर रहा था। आप क्या कर रहे हो? क्या वो चीज क्या है? आरव वान की आंखें चौड़ी हो गईं। यह मैंगपो सूप है। आरव ने दुष्टता से मुस्कुराया। उसने आरव वान को जमीन पर पटक दिया, उसका मुंह खोला और मैंगपो सूप उसके मुंह में डाल दिया। अब आरव वांग एक बेवकूफ की तरह था। उसकी आंखें खाली थीं और उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। वह अपने गुदा में दर्द के बारे में भी भूल गया। इस जीवन में तुम्हारे पास कोई विवेक नहीं है। तुमने महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। अगले जन्म में तुम सुअर बनोगे। क्या तुम्हें वह याद है? आरव ने ठंडे स्वर में कहा। हफ हफ। आरव वांग चारों पैरों के बल जमीन पर पड़ा था। वो सुअर की तरह चीख रहा था। मैंगपो सूप पीने और सहायता के पुल को पार करने के बाद उसका पुनर्जन्म हो सकता है। इस समय हालांकि आरव वांग ने वास्तव में पुनर्जन्म नहीं लिया था, उसने अवचेतन रूप से खुद को एक मादा सुअर के रूप में माना था। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें पुनर्जन्म के लिए ले आऊंगा। आरव मुड़ा और घर से बाहर चला गया। आरव वांग भी पीछे पीछे आ रहा था, कराहता हुआ, चारों पैरों पर रेंगता हुआ। आरव उसे सुअरबाड़े के पास ले गया और दरवाजा खोला। अंदर जाओ और अपने जैसे लोगों को ढूंढो। हफ हफ। आरव वांग सुअरबाड़े में ऐसे घुसा जैसे वो उसका घर हो। हफ हफ। इस समय सोए हुए काले फर वाले जंगली सुअर जाग गए। आरव वांग ने सोचा कि वो एक मादा सुअर है, इसलिए वो खुशी खुशी रेंगकर सुअर के पास चला गया। इस तरह के काले फर वाले जंगली सुअर बेहद जंगली थे और वे उस पहलू में बेहद मजबूत थे। जब उन्होंने सफेद और मोटे आरव वांग को देखा तो वे सभी उसे घेर लिया। एक दर्जन से अधिक काले सुअर उत्साह से आरव वांग के शरीर पर चढ़ गए। आरव को यह दृश्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पलटा और चला गया। आधे घंटे बाद उसके दिमाग में एक सूचना गूंजी। डिंग। आपने पहली पीढ़ी के खलनायक को खत्म कर दिया है। आपको 10,000 मेरिट पॉइंट मिले हैं। डिंग। आपके वर्तमान योग्यता अंक 13,787 है। अगले स्तर पर जाने के लिए आपको 16,213 और योग्यता अंकों की आवश्यकता होगी। डिंग। बधाई हो, आप परोपकारी व्यक्ति के स्तर तक पहुंच गए हैं। आकर्षण 1379, भाग्य 1379। आरव बाकी हवेली की ओर जा रहा था। इन सूचनाओं को प्राप्त करने का अर्थ था कि आरव वांग को दर्जन भर सुअरों द्वारा बलात्कार कर मार डाला गया था। कारण और प्रभाव, प्रतिशोध का चक्र। उस कमीने आरव वांग ने अपने अंगरक्षकों के साथ मिलकर कई महिलाओं का बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी। यही वो सजा थी जिसका वह हकदार था। इस जानवर ने वाकई हर तरह के बुरे काम किए हैं। इसने मुझे वास्तव में 10,000 योग्यता अंक दिए हैं। मेरा चरित्र ऊपर उठ गया है और मेरा आकर्षण बढ़ गया है। मेरे वीबो प्रशंसकों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। जल्दी करो और एक नजर डालो। आरव मुस्कुराया और अपना वेबो खोला। प्रशंसकों की संख्या 40,000 तक पहुंच गई थी, जो उनकी कल्पना से कहीं कम थी। उन्होंने एक क्षण सोचा, फिर बेर के फूल, ऑर्किड, बांस और गुलदाउदी की नक्काशी की 2 तस्वीरें चुनी और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन सोफा अभी भी छीन लिया गया था। इसके बाद रीपोस्ट, लाइक, प्रशंसक और अन्य सभी प्रकार के डेटा की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। जाहिर है, ये नए प्रशंसक जैद नक्काशी के लिए आए थे। उनकी टिप्पणियां भी बहुत दिलचस्प थीं। कियांशु ने 1000 दर्द, उच्च गुणवत्ता, दुर्लभ उच्च गुणवत्ता वाली जैद नक्काशी। मुझे बपे एक ही मात्रा छोटी आरव आभूषण की दुकान के भव्य उद्घाटन में जाना चाहिए। ये उच्च गुणवत्ता से भी अधिक है। दुर्भाग्यवश मैं विदेश में हूँ, अन्यथा मैं अवश्य आकर इसे खरीदता। आदमी, मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत मत करना। ये 2 जैद नक्काशी मेरी है। भाई बेई, मुझे अपना खाता नंबर भेजो, मैं तुम्हें 10 मिलियन जमा करवा दूंगा। फ्रेंकली, अरे कल का नवाब, मोडवान कियान, हम्फ, नोव्यू रिच। जब बपे एक ही मात्रा छोटी आरव आभूषण की दुकान खुलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि असली निवेदनाधि कैसा दिखता है। फैन क्लब, रेड डस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे प्रशंसकों, चलो भाई बेई को खबर फैलाने में मदद करें। फैन क्लब, लोन वोल्फ, आप लोग वीवो पर समाचार को फिर से पोस्ट करने के प्रभारी हैं। मैं जाकर क्यू समूह पर बमबारी करूंगा। नेटिजन्स में गर्मागर्म चर्चा चल रही थी। प्रशंसकों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। आरव पहले से ही बपे एक ही मात्रा छोटी आरव आभूषण की दुकान के भव्य उद्घाटन का दृश्य देख सकता था। उस समय व्यापार का खराब होना असंभव होगा। अरे नवयुवक। ठीक इसी समय एक उदास आवाज अचानक गूंजी। वो कौन है? आरव को झटका लगा। आधी रात हो चुकी थी। किसी को डराना किसी को मौत के घाट उतार सकता है। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और फिर से चौंक गया। उस व्यक्ति के बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। वो लंगड़ा रहा था और उसका चेहरा खून से लथपथ था। जो लोग ज्यादा नहीं जानते थे वे जरूर सोचते होंगे कि वो कोई भूत है। डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि मैं आरव के घर कैसे पहुंचूं? उस आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। आगे 300-400 मीटर और चलो, सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला विला आरव का घर है। आरव ने गहरी आवाज में कहा। वो सीधे चेहरे से बकवास कर रहा था। ठीक है, धन्यवाद। उस आदमी ने सिर हिलाया और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। आरव शियाओ बेई, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। जब वह आगे बढ़ा तो आरव ने देखा कि वह अपनी पीठ पर आड़ू की लकड़ी की तलवार लादे हुए था। यह सही है, यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ब्लड डफ था जिसे आरव ने खड्ड में धकेल दिया था। 6000 लड़ाकू शक्ति वाले कुलीन वर्ग को इस अवस्था में यातना दी गई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपना गुस्सा निकालने के लिए आरव के पूरे परिवार को मारना चाहता था। क्या बकवास है, उसे मुझ पर बिल्कुल भी शक क्यों नहीं हुआ? आरव दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ब्लड डफ वाकई उसकी बातों से मूर्ख बन गया है।
क्या यह मेरा आकर्षण हो सकता है? मेरा आकर्षण जितना अधिक होगा उतना ही अधिक लोग मुझ पर भरोसा करेंगे और मुझे पसंद करेंगे। आरव को सुखद आश्चर्य हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोगों को ठगने में माहिर बन जाएगा। आरव इस बात से बहुत खुश था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इस बार उसकी किस्मत ने भूमिका निभाई थी। वो बंदर राजा का मुखौटा पहने हुए था। रात में अंधेरा होने के कारण ब्लड डव को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आरव को कोई और समझ लिया। ये तो शुद्ध भाग्य था। यदि ब्लड डव ने ये स्पष्ट रूप से देखा तो आरव उसे बेवकूफ नहीं बना पाएगा, चाहे आरव के शब्द कितने भी अच्छे हों। नहीं, मुझे उसका पीछा करना होगा और देखना होगा। मैं इतना अच्छा शो मिस नहीं कर सकता। आरव मुस्कुराया और दूर से ब्लड डव का पीछा किया। जिस विला की ओर वो इशारा कर रहा था वो आरव बा का घर था। यदि ब्लड डव भी इसमें शामिल हो जाए तो यह निश्चित रूप से एक अच्छा शो होगा। पोम तारानकन ब्लड डव ने दरवाजा खोला और चिल्लाया, आरव अभी बाहर आओ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। ये पागल कहाँ से आया? एक अंगरक्षक ने ब्लड डव को ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। उसने डांटा, तुम हो? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। तुम तो एक चींटी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मरना बहुत शक्तिशाली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो 6000 लड़ाकू शक्ति वाला एक कुलीन व्यक्ति है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी उनमें अभी भी इतनी ताकत और गति है। मेरी युद्ध शक्ति अभी भी उनकी जितनी अच्छी नहीं है। आरव हवेली की दीवारों के बाहर खड़ा था। उसने अपनी सुनहरी निगाहों वाली उग्र आंखों से हवेली के अंदर की स्थिति का निरीक्षण किया। वो अभी भी बहुत कमजोर था। उसे और अधिक कठिन प्रशिक्षण लेना पड़ा। दीवारों के अंदर गंदगी थी। हत्या, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति। कुछ अंगरक्षक पागलों की तरह चिल्लाने लगे। फिर 20 से ज्यादा लोग हाथों में कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल आए। ये लोग आरव बा के गुर्गे थे। वे आरव बा को हर तरह के बुरे काम करने में मदद करते थे। लोगों को मारना उन कामों में से एक था जिसमें वे माहिर थे। जल्द ही ब्लड डव ने उन्हें घेर लिया। ये पागल कहाँ से आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर उत्पात मचाने की? क्या तुम सोचते हो कि मैं, आरव बा, एक आसान शिकार हूँ? एक मोटा आदमी हवेली से बाहर आया और ब्लड डव को घूरने लगा। पिता आरव, क्या आप आरव के पिता हैं? ब्लड डव ने आरव बा को जानलेवा इरादे से देखा। पति, उस बेवकूफ के साथ अपना समय बर्बाद मत करो। बस उसे काट दो और कुत्तों को खिला दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मेरा बिस्तर गर्म करो। सुयानफेन बाहर चली गई और आरव बा की बांह पकड़ ली। तुम आरव की माँ हो। ब्लड डव ने सुयानफेन को ठंडे अंदाज में देखा। उसकी हत्या की मंशा और मजबूत होती जा रही थी। बकवास बांध कर, भाई बंधु, चल दर, अंगरक्षकों के मुखिया ने आदेश दिया। 20 से ज्यादा लोगों ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और ब्लड डव पर हमला कर दिया। ठीक है, चलो इसे एक साथ करते हैं। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मारना। ब्लड डव का गुस्सा और नफरत अपने चरम पर पहुंच गई थी। एक धीमी सी दहाड़ के साथ उसने तुरंत अपनी हत्या मोड सक्रिय कर दिया। महोगनी तलवार एक घातक हथियार में बदल गई। उसने एक तलवार से एक व्यक्ति को मार डाला। यह ऐसा था जैसे पतझड़ की हवा गिरे हुए पत्तों को उड़ा ले जाती है। वह अजेय था। 20 से ज्यादा अंगरक्षक एक के बाद एक खून के तालाब में गिर गए। उनमें से कोई भी ब्लड डव की शर्ट को छू भी नहीं सका। बहुत शक्तिशाली। आरव ने दीवार की ओर देखा और कहा, अगर मेरे पास 6000 लड़ाकू शक्तियां हो तो मैं ग्रीन वाइन सिटी में जो चाहूं कर सकता हूं। आखिरकार ये 20 या उससे अधिक अंगरक्षक सड़क के गुंडे नहीं थे, बल्कि चाकू की धार पर रहने वाले हताश अपराधी थे। यदि आरव इस समय लड़ रहा होता तो वो ये गारंटी नहीं दे सकता था कि वो चोटिल हुए बिना जीत जाएगा। लेकिन ब्लड डव ऐसा कर सकता था। इसके अलावा ब्लड डव गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसने अपनी आधी से ज्यादा युद्ध शक्ति खो दी थी। अगर वो अपनी चरम अवस्था में होता तो वो इन 100 से ज्यादा हताश लोगों को भी चोट नहीं पहुंचा पाता। ये था ताकत में अंतर। ताकतवर सब कुछ कुचल सकता है, जबकि कमजोर केवल अपनी जान ले सकता है। मैं और अधिक मजबूत बनना चाहता हूँ। मुझे और भी मजबूत बनना होगा। आरव ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में आग का गोला जल रहा हो। कबाड़ लोहे को 100 बार तपाया गया और स्टील बनाया गया। एक साधारण दिल को इस प्रचंड आग में तपाया गया और उसे एक मजबूत दिल में ढाला गया। आरव की मनस्थिति फिर से बदल गई थी। हे भगवान, हमारे सभी अंगरक्षक मर गए। सुयानफेन अवाक रह गई। उसके पैर नर्म हो गए और एक बदबूदार पीला तरल उसके पैरों से बह निकला। स्पष्टतः जमीन पर बिखरी लाशों के दृश्य ने उसे इतना भयभीत कर दिया था कि उसकी पैंट गीली हो गई थी। भागो बेवकूफ। आरव बाबी कांप रहा था। उसने देखा कि स्थिति उसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और हवेली की ओर भागा। तुम में से कोई भी भाग नहीं सकता। ब्लड डव आरव बा की ओर बढ़ा और सुयानफेन का सिर काट दिया। फिर वो आरव बा के पीछे हवेली में चला गया। आरव जियाओ बेई, अभी बाहर आओ। तेरी माँ तो मेरे हाथों मर चुकी है। अगर तू अभी बाहर नहीं आया तो मैं तेरे बाप को 1000 टुकड़ों में काट दूंगा। ब्लड डव ने अपनी महोगनी तलवार पकड़ी और हवेली में प्रवेश किया। अपने अवलोकन कौशल से वो ठीक से जानता था कि आरव बा कहाँ भाग रहा है। वो धीरे धीरे आरव बा के पीछे पीछे चला जब तक कि वो आरव बा के बेडरूम तक नहीं पहुंच गया। आरव जियाओ बेई, अभी बाहर आओ। आज भगवान भी तुम्हें और तुम्हारे पिता को नहीं बचा सकता। ब्लड डव ने अपना सिर उठाया और चिल्लाया। वो दरवाजा खोलने ही वाला था। पोम तारानकन अचानक एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। ये ब्लड डव नहीं था जिसने दरवाजा खोला था। यह एक गोली की आवाज थी। गोली दरवाजे से होते हुए ब्लड डव के बाएं सीने में जा लगी। खून फव्वारे की तरह बह निकला। गोली उसके फेफड़े में जा लगी। तारानकन ब्लड डव ने मुंह में खून थूक दिया। उसने गोली को चकमा देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसी समय उसने अपने दांत पीसते हुए शाप दिया, कमीने आरव शियाओ बेई, मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा और तुम्हारी हड्डियों को जलाकर राख कर दूंगा। पोम तारानकन पोम तारानकन। इसके बाद गोलियों की एक और बौछार हुई। ये स्पष्ट था कि आरव बा बुरी तरह डर गया था। उसने बेतरतीब ढंग से गोली चलाई, लेकिन उसकी एक भी गोली ब्लड डव को नहीं लगी।
मेरी बंदूक में केवल कुछ ही गोलियां हैं। मैं देखना चाहता हूं कि अब तुम मुझसे लड़ने के लिए और क्या उपयोग कर सकते हो। ब्लड डव ने दांत पीसकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने शरीर में दर्द को सहन किया और कमरे में चले गए। आरव शियाओबी कमरे में नहीं था। केवल आरव बा कमरे के कोने में छिपा हुआ था। वो हिंसक रूप से कांप रहा था और चिल्ला रहा था, मेरे पास मत आओ, हमें एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं है, कृपया मुझे मत मारो। आप आरव जियाओबी के पिता हैं, इसका मतलब है कि आप मेरे प्राणघातक दुश्मन हैं। ब्लड डव धीरे धीरे आरव बा की ओर बढ़ा और अपनी महोगनी तलवार आरव बा के कंधे पर रख दी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? यदि नहीं तो मैं तुम्हें यह इच्छा करने पर मजबूर कर दूंगा कि तुम मर जाओ। मेरा मेरा बेटा आरव वांग है। आपने मुझे किसी और के लिए गलत समझा होगा। आरव बा को बहुत पसीना आ रहा था। बकवास, आप आरव जियाओबी के पिता हैं। ब्लड डव गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी महोगनी तलवार उठाई और आरव बा का दाहिना हाथ काट दिया। आउच, मैं वास्तव में इस आरव जियाओबी को नहीं जानता। मेरा बेटा आरव वांग है। आरव बा ने अपना घाव ढक लिया और जमीन पर गिर पड़ा। खून पूरे फर्श पर फैल गया। मैं तीसरी बार अपनी बात नहीं दोहराऊंगा। बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारे मांस के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ब्लड डव ने आरव बा को क्रूरता से घूरा। उसका स्वर भावहीन था। वो जो कहता था वो जरूर करता। मेरा मेरा बेटा वास्तव में आरव शियाओबी नहीं है। आरव बा इतना उदास था कि वो मरना चाहता था। उसका पूरा परिवार मारा गया था और उसके दुश्मनों ने गलत व्यक्ति को ढूंढ लिया था। तारानकन स्वूश, तारानकन। ब्लड डव ने एक शब्द भी नहीं कहा और आरव वांग का बायां हाथ काट दिया। आउच आउच। आरव वांग दर्द से फर्श पर लौटने लगा। वो चिल्लाया, मेरी बात सुनो। बेडसाइड टेबल पर मेरे परिवार की एक तस्वीर है। मैं वास्तव में आरव शियाओबी का पिता नहीं हूँ। क्या? ब्लड डव दंग रह गया। उसने तस्वीर को देखा। बेडसाइड टेबल पर एक पारिवारिक चित्र रखा था। यह आरव बा के 3 सदस्यों वाले परिवार का था। क्या बकवास है? ब्लड डव अचंभित रह गया। उसने 20 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी और उसे गोली लगी थी। वो गलत व्यक्ति को कैसे ढूंढ सकता था? ब्लड डव इतना निराश हो गया कि उसने मुंह में खून थूक दिया। यह वही आदमी है जिसने मुझे रास्ता दिखाया था। उसने मुझे बताया कि यह आरव जियाओबी का घर है, बगल में। उसने मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे की? मैं उसके पूरे परिवार को मार डालूंगा। मुझे खेद है, लेकिन आपको ऐसा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसी समय उसके पीछे से एक उदासीन आवाज आई। स्वूश, तलवार की सीटी की आवाज सुनी जा सकती थी। एक काले ड्रैगन की छाया ब्लड डव की पीठ में घुस गई। तलवार क्यों ही विनाशकारी थी। इसने उसके मांस और हड्डियों को चीर दिया। फिर यह उसकी छाती से बाहर आ गई। जहां उसका हृदय होना चाहिए था वहां एक बहुत बड़ा छेद दिखाई दिया। उफ, ब्लड डव दर्द से करा उठा। उसका दिल छेद दिया गया था। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो फिर भी मर जाएगा। मरने से पहले वो ये देखना चाहता था कि उसे किसने मारा। हालांकि इसे देखने से पहले ही उनकी सांसें थम गईं। 6000 लड़ाकू शक्ति। वो अपनी आंखें खुली रखकर मरा। आरव बा इतना डर गया कि उसकी पैंट में पेशाब हो गया। उसकी नजर में ब्लड डव एक सुपरमैन की तरह था, लेकिन उसे मंकी किंग का मुखौटा पहने हुए आदमी ने मार डाला। ये पहले से ही अकल्पनीय था। इससे भी अधिक अजीब बात थी काले ड्रैगन की छाया। ये तीक्ष्ण और प्रभावशाली था। इसका स्वरूप हॉलीवुड के विशेष प्रभावों से भी अधिक शानदार था। आरव बा को लगा कि उसे भ्रम हो रहा है। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम इंसान हो या भूत? मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। इस जीवन में तुमने जिसे भी दुख पहुंचाया है या नुकसान पहुंचाया है, मैं वही व्यक्ति हूँ। मुखौटे के नीचे उसका स्वर ठंडा और उदासीन आभा से भरा था। मेरा दुश्मन? आरव बा निराशा से भर गया। उसने अपने जीवन में हर तरह के बुरे काम किए थे। उसने अपनी पत्नी और बेटे की भी रक्षा की थी। उसके इतने दुश्मन थे कि वो उन सभी को याद भी नहीं कर सकता था। ये स्पष्ट था कि वो मरने वाला था। आरव उसके साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने ब्लड डव महोगनी तलवार के सिरे पर लात मारी। खून से सनी तलवार आरव बा के सिर में घुस गई। डिंग। आपने पहली पीढ़ी के खलनायक को खत्म कर दिया है। आपको 10,000 मेरिट पॉइंट दिए गए हैं। डिंग। आपने दूसरी पीढ़ी के खलनायक को खत्म कर दिया है। आपको 20,000 मेरिट पॉइंट दिए गए हैं। डिंग। आपके वर्तमान योग्यता अंक 43,787 है। अगले स्तर पर आगे बढ़ने के लिए आपको 46,213 अन्य योग्यता अंकों की आवश्यकता है। डिंग। बधाई हो, आपको दूसरी पीढ़ी के परोपकारी व्यक्ति के रूप में पदोन्नत किया गया है। आकर्षण 4379, भाग्य 4379। कर्म एक बार में 30,000 योग्यता अंक प्राप्त करना वास्तव में अद्भुत है। आरव सचमुच बहुत उत्साहित था। उनके आकर्षण में वृद्धि से निश्चित रूप से प्रशंसकों की संख्या में वृद्धि होगी। बेशक उन्होंने आज रात ही एक पोस्ट कर दिया था। उन्हें बस कल तक इंतजार करना था और नतीजे देखने थे। उसके बाद उसने कैओस स्वॉर्ड एसेंस को नियंत्रित करके ब्लड डव के सभी क्यूई और रक्तसार को अवशोषित कर लिया। फिर वो विला छोड़कर घर की ओर भागा। आंगन के बाहर उसने खून से सने कपड़े और नकाब को खजाने की पेटी में रख दिया और कार से निकाले गए साफ कपड़े पहन लिए। आरव ने जब ये सुनिश्चित कर लिया कि उसके भेष में कोई दोष नहीं है तो वो चुपचाप अपने कमरे में वापस चला गया। इस समय लुओ पुती अभी भी बेहोश था और उसे कुछ भी पता नहीं था। आरव बिस्तर पर चढ़ गया और लुओ के बगल में लेट गया। सुरक्षा के लिए मुझे कोई बहाना चाहिए। आरव दुष्टता से मुस्कुराया। उसने लुओ पुती का सिर अपनी छाती पर रखा और एक हाथ से उसकी कमर को सहलाया, जिससे वो एक छोटी चिड़िया की तरह लग रही थी। मैं कल सुबह इस लड़की के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। हे। आरव मुस्कुराया और लुओ के शरीर की खुशबू को महसूस किया। जल्द ही वो सो गया। अगली सुबह जब वो जागी तो उसने महसूस किया कि उसका सिर लयबद्ध तरीके से ऊपर नीचे हिल रहा था। तकिया हिल सकता है? नहीं। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। मैं आरव की बाहों में क्यों सो रही हूँ? लुओ आश्चर्यचकित रह गई और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया।
क्योंकि आरव बिस्तर पर सीधी लेटी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वेच्छा से आरव के शरीर पर लेटी हुई थी। मैं ऐसा क्यों करूंगा? लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा था। उसे किसी पुरुष द्वारा स्पर्श किए जाने से सबसे अधिक नफरत थी। वो स्वेच्छा से इस बच्चे के शरीर पर कैसे चल सकती थी? उनकी वर्तमान स्थिति बहुत ही अस्पष्ट थी, ये बहुत ही शर्मनाक था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ था। क्या इसका कारण यह है कि एक्यूपंक्चर में मेरी क्यूई का बहुत अधिक उपयोग हो गया है? मैं बहुत थक गया हूँ। जो भी हो, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं इस बच्चे को यह पता नहीं चलने दे सकता कि मैं उसके ऊपर लेटा हूँ। लोगों को दोषी महसूस हुआ। अगर आरव को पता चल गया तो बर्फ रानी के रूप में उसकी छवि बर्बाद हो जाएगी। छेड़छाड़। जब लुओ धीरे धीरे दूर जा रहा था, आरव अचानक चिल्लाया, तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? लुओ इतनी डर गई कि वो फिर से आरव की बाहों में कूद पड़ी। उसका शरीर आरव से सटा हुआ था, उसका चेहरा लाल हो गया था। औरत विकृत, तुम मेरे शरीर पर क्यों लेटे हो? क्या तुम मेरा कौमारी छीनने की कोशिश कर रहे हो? आरव ने डरे हुए चेहरे का भाव दिखाया। उसका अभिनय कौशल ऑस्कर के योग्य था। महिला विकृत, दग्ध। लुओ दंग रह गई। वो टोफू का एक टुकड़ा खाकर खुद को मार डालना चाहती थी। आखिरकार वो बर्फ रानी थी, खूबसूरत चेहरा, सर्वोत्तम शरीर, और वो कुंवारी थी। इतने सारे खूबसूरत पुरुष उसके पीछे पड़े थे, उसने कभी उनमें से किसी की तरफ देखा तक नहीं था। वह आरव का कौमारी क्यों छीनना चाहती थी? ये हास्यास्पद था। हे, ये देखकर कि लुओ को अपमानित किया गया था, आरव मन ही मन प्रसन्न हुआ। वो उसे चिढ़ाते हुए बोला, सुंदर महिला, मैं बस यही कह रहा था, तुम्हें इतना संकोची होने की जरूरत नहीं है। बस वही करो जो तुम करना चाहती हो। क्योंकि आप बहुत सक्रिय हैं, इसलिए मैं आपके साथ सहयोग करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम मरना चाहते हो तो बस कह दो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। लुओ आरव से नाराज थी। वो उछल पड़ी और एक गुस्सैल छोटे शेर की तरह आरव पर सवार हो गई। उसने आरव पर अपनी मुठ्ठियां घुमाई और उसे मुक्का मारने ही वाली थी। लानत है, ये औरत बहुत गर्म स्वभाव की है। आरव को झटका लगा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो इतना बड़ा मजाक नहीं करता। ये बहुत बढ़िया था। आग से खेलते हुए अत्यधिक खुशी दुख में बदल गई। नहीं, मेरे चेहरे पर मत मारो। मैं जीविका चलाने के लिए अपने चेहरे पर निर्भर हूँ। आरव बस वहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपनी उंगलियों से हवा को दबाया। मैंने अभी क्या चुटकी ली? इतना गोल, इतना मुलायम, अच्छा लग रहा है। मुझे इसे थोड़ा और दबाना चाहिए। आरव ने 2 बार चुटकी काटी। वो उलझन में था, लुओ की मुठ्ठियां उस पर क्यों नहीं लगी। उसने ऊपर देखा और पाया कि लुओ का सुंदर चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आंखें आग उगलने वाली थी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वो नीचे झुकी और आरव की गर्दन दबा दी। उफ, मुझे चुटकी काटने दो। आरव को नीचे दबा दिया गया था। उसके पास और जोर से दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम बेवकूफ हो। लुओ का चेहरा लाल हो गया था। वो इस कमीने को गला घोटकर मार डालना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर कमजोर था। वो ज्यादा ताकत नहीं लगा सकती थी। लुओ आरव को चुटकी काट रहा था और आरव भी उसे चुटकी काट रहा था। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं था और वे गतिरोध में फंस गए थे। आहम, तुम दोनों क्या कर रहे हो? ठीक इसी समय एक आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। ऐसा किसने सोचा होगा? आरव की मां दरवाजे पर खड़ी थी। वो अपने सामने हो रहे अंतरंग दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। माँ, आंटी, तुम यहाँ क्यों हो? आरव और लुओ दोनों अचंभित रह गए। दोनों ने लुओ का हाथ छोड़ दिया। बिना किसी सहारे के लुओ फिर से आरव की बाहों में गिर गया। मैं यहाँ आपसे नाश्ता करने के लिए कहने आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सही समय पर आया हूँ। आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं। बस ऐसे दिखाओ कि मैं यहाँ कभी था ही नहीं। जो भी करना है करो। लुओ ऐसी बहू थी जिससे गांव में हर कोई ईर्ष्या करता था। वो अच्छी दिखती थी, उसका फिगर अच्छा था और उसकी नौकरी भी अच्छी थी। आरव परिवार के गांव में उनमें से कोई भी सबसे बेहतरीन होगा। यदि पूर्ण अंक 100 होता तो आरव की मां लुओ को 120 अंक देती। इस समय लुओ और आरव के अंतरंग रूप को देखते हुए आरव की मां पहले से ही अपने मोटे पोते को गोद में लिए हुए दृश्य की कल्पना कर सकती थी। वो कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। चाची, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लुओ रोना चाहती थी लेकिन आंसू नहीं निकले। वो एक गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाना चाहती थी। आरव की मां ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, भले ही मैं गांव से हूँ, फिर भी मैं बहुत खुले विचारों वाली हूँ। दिन में ज्यादा व्यायाम करो, ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है। व्यायाम? लुओ सच में रोना चाहती थी। इस कमीने ने उसकी पवित्रता पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। माँ, पहले आप यहाँ से चले जाइए। अगर आप यहाँ खड़ी रहेंगी तो हम व्यायाम कैसे करेंगे? पति के लिए पहल करना दुर्लभ है, लेकिन आपने इसे बर्बाद कर दिया है। आरव जियाओबेई ने मुंह बनाया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों आगे बढ़ो, जारी रखना। आरव की माँ पीछे मुड़ी और बाहर चली गई। फिर उसने कुछ देर सोचा और वापस मुड़ी। लुओ, तुम्हें भविष्य में और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। मेरा आरव बहुत मासूम और अंतर्मुखी है। तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा ताकि मैं जल्दी ही एक अच्छा पोता पैदा कर सकूं। ये सुनकर लुओ को लगभग खून की उल्टी आ गई। आरव, ये कमीना निर्दोष है, अंतर्मुखी। इस दुनिया में उससे बुरा कोई दूसरा बदमाश नहीं है। ठीक है, आप लोग जारी रखें। मैं एक मुर्गी मारने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए मशरूम स्टू का एक बर्तन बनाऊंगा जो आपके शरीर को पोषण देगा। आरव की मां ने कहा। फिर वो दरवाजा बंद करके संतुष्ट होकर चली गई। लुओ पुती एक मूर्ति की तरह जमीन पर जड़वत खड़ा था और महसूस कर रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। इस मामले की जांच के लिए आरव खुद को इसमें झोंकने जा रहा था। बूढ़े ड्राइवर, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुबह की एक्सरसाइज तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी है। अचानक उसके कान के पास से एक गंदी आवाज आई। पफिट, आप पुराने ड्राइवर हैं। आपका पूरा परिवार पुराने ड्राइवर है। लुओ पागल हो रही थी। उसने खुद को आरव पर फेंक दिया। इस कमीने को काटकर मार डालना चाहती थी।
तारांकन अंगूठी तारांकन अचानक लुओपुती का फोन बज उठा। वो काम के लिए इसी फोन का इस्तेमाल करती थी। कोई भी अनजान व्यक्ति उसे कभी फोन नहीं करता था। बस तुम रुको, मैं फोन का जवाब देने के बाद आपसे निपट लूंगा। लुओ बहुत अनुशासित थी। उसने खड़े होकर कॉल का जवाब दिया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसने फोन रख दिया। उसका चेहरा बहुत गंभीर हो गया। वो आरव को सबक सिखाना भी भूल गई। क्या हुआ? आरव ने खिलवाड़ करना बंद कर दिया। आरव बा के परिवार का सफाया कर दिया गया है। ये जियानवू के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है। बोलो, क्या तुमने ये किया? लुओपुती ने भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में पूछा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम कल रात एक ही बिस्तर पर सो रहे थे और तुम मेरे ऊपर लेटे थे, आरव ने समझाया। चुप रहो, लुओ ने शर्माते हुए ठंडे स्वर में कहा। आपके अलावा आरव गांव में कोई अन्य जियांगू व्यक्ति नहीं है। सिर्फ तुम ही एक रात में 40 से ज्यादा लोगों को मार सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास उन्हें मारने का मकसद भी है। बड़ी बहन, क्या आप मुझ पर आरोप लगाने से पहले मुझे सबूत नहीं दिखा सकती? क्या मैं तुम्हारी नजर में इतना बुरा हूं? आरव ने बेबसी से कहा। नहीं, मेरी नजर में तुम न केवल बुरे हो बल्कि एक बेशर्म गुंडे भी हो। अभी मेरे पीछे अपराध स्थल पर चलो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए सबूत ढूंढूंगा। लुओपुती अभी भी आरव शियाओबेई पर गुस्सा था। भाड़ में जाओ, 100 साल की साधना के बाद हम एक ही नाव पार करेंगे। 1000 साल की साधना के बाद हम एक ही तकिए पर सोएंगे। हम पहले ही एक साथ सो चुके हैं। तुम अभी भी मुझे क्यों निशाना बना रहे हो? अगर तुम निर्दोष हो तो मेरे साथ चलने की हिम्मत क्यों नहीं करते? या फिर जब तक मैं जांच कर रहा हूं तुम अपने माता पिता के साथ भागने की योजना बना रहे हो? लुओपुती ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे तुमसे डर लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हालांकि आरव अनिच्छुक था, फिर भी उसे अपने पिता को ठीक करने के लिए लुओ की मदद की जरूरत थी। उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब यह मामला सुलझ जाएगा तो मैं 3 लोगों के लाल गिफ्ट समूह में जाऊंगा और कुछ पारंपरिक चीनी चिकित्सा पुस्तकें सीखूंगा। मैं इसे स्वयं करूंगा और एक अच्छा जीवन जीऊंगा। फिर वो बिस्तर से उछलकर बाहर आया और अपने मोजे और जूते पहन लिए। पापा, माँ, पुती पहली बार गांव आई है। मैं उसे बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ। दोपहर के भोजन के लिए वापस आना। मेरे लिए एक चिकन विंग बचाकर रखना, याद रखना। आरव ने लुओ को अलविदा कहा और उसके साथ कमरे से बाहर चला गया। यद्यपि आरव कल रात की घटना का मास्टरमाइंड था, फिर भी वो बिल्कुल चिंतित नहीं था, क्योंकि उन्होंने दोनों अपराध स्थलों की जांच की थी और वहां कोई सुराग नहीं छोड़ा गया था। इसके अलावा ब्लड डव का शव अभी भी आरव बा के घर में था। ब्लड डव ही इसका दोष लेगा। उस समय आरव बा की हवेली को पुलिस ने घेर लिया था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यह अपराध स्थल है। अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। एक जूनियर पुलिस अधिकारी उनके सामने खड़ा हो गया और उनका रास्ता रोक दिया। इसे अपने चीफ को दिखाओ। लुओ ने अपना 6 डोर्स ऑर्गेनाइजेशन इंस्पेक्टर बैज निकाला। यह क्या है? जूनियर पुलिस अधिकारी दंग रह गया। जाहिर है उसने ये बैज पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। लुओ के सुंदर चेहरे और दबंग आभा से वो बता सकता था कि यह महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। आप लोग रुको, बिना अनुमति के अंदर मत आना, जूनियर पुलिस अधिकारी ने चेतावनी दी और हवेली में भाग गया। जल्द ही एक मोटा मध्यम आयु का आदमी हवेली से बाहर भागा। इंस्पेक्टर आ गए हैं, आपसे मिलने न जा पाने के लिए क्षमा करें। आपसे मिलने न जा पाने के लिए क्षमा करें। यह व्यक्ति काउंटी पुलिस का प्रमुख ली हे था। वो मुस्कुरा रहा था, दोनों हाथों से बैज पकड़कर लुओ को लौटा रहा था। ली हे के सम्मानजनक रवैये को देखकर जूनियर पुलिस अधिकारी इतना डर गया कि उसकी पैंट में पेशाब ही आ गया। उसे खुशी थी कि उसने लुओ को नाराज नहीं किया। इंस्पेक्टर, ये कौन है? ली हे ने आरव की तरफ देखा और उसके चेहरे पर चापलूसी भरी नजर थी। लुओ के साथ जो व्यक्ति था वो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। आरव ने अपनी थोड़ी उठाई और सख्त रवैया अपनाने का फैसला किया। वो दूसरों को डराने के लिए अपने संबंधों का इस्तेमाल करने वाला था। वो सिर्फ एक दर्शक है, उसे नजरअंदाज करो। लुओ का स्वर ठंडा था, उसे आरव की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तारांकन ब्लर्गगा तारांकन लुओ की बातें सुनकर आरव लगभग जमीन पर गिर पड़ा। तुम ही हो जिसने मुझसे अपने साथ आने की भीख मांगी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुंह मोड़ने की? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता, अलविदा। तुम्हारी हिम्मत मत करना, लुओ ने आरव को घूरते हुए कहा। सावधान रहो, नहीं तो मैं किसी से कहकर तुम्हें हथकड़ी लगा दूंगा। अरे, मैं तो बस कह रहा हूँ, आरव ने अपनी नाक की नोक खुजाते हुए धीरे से कहा। बर्फ दानव राजा, अगर तुम इतने उग्र हो तो मैं शादी कैसे करूंगी? तुमने क्या कहा? लुओ का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वो गुस्से में थी। नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें जाकर मामले की जांच करनी चाहिए। हमारी माँ हमारे घर रात के खाने के लिए जाने का इंतजार कर रही है, आरव ने शर्मिंदगी से कहा। लुओ को मुख्य बात समझ में नहीं आई। वो पैर पटकती हुई हवेली की ओर चल दी। हमारी माँ और मेरी माँ शब्द तो एक ही है, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। ओह, तो आप इंस्पेक्टर की प्रेमिका हैं। क्षमा मांगना, माफ करना। लीहे अपने चेहरे पर मुस्कान लिए आरव के पास चला गया। यह अच्छी बात है कि तुम्हें पता है, इतना अहंकारी मत बनो। मैं एक लो प्रोफाइल व्यक्ति हूँ। आरव ने मुंह बनाया और घमंडी होने का नाटक किया। इंस्पेक्टर महोदय, हमने दोनों अपराध स्थलों की जांच पूरी कर ली है। लुओ द्वारा विला में गश्त करने के बाद कोई व्यक्ति उसे सूचना देने आया। पीड़ित आरव वांग के परिवार के 17 लोग मारे गए थे। अंगरक्षकों को लोहे की छड़ों से मारा गया था, लेकिन किसी कारण से आरव वांग की सुअरशाला में ही मौत हो गई। फोरेंसिक के अनुसार मरने से पहले उसने एक सुअर के साथ सेक्स किया था। रिपोर्टर एक पुलिस वाली थी। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो शर्मा गई। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मुझे साफ साफ बताओ, लुओ ने गहरी आवाज में कहा। इसका मतलब है कि पुलिसकर्मी यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। लुओ बेवकूफ नहीं थी, वो तुरंत समझ गई। वो शर्मा गई और उसे उल्टी आने लगी। जारी रखें, लुओ ने विषय बदल दिया। हाँ, पुलिसकर्मी ने आगे कहा। पीड़ित आरव बाजिया, 26 लोग मारे गए। एक को छोड़कर बाकी सभी को तलवार से मारा गया।
ठीक है। लुओ ने सिर हिलाया और उस स्थान की ओर चला गया जहां लाशें रखी थी। आरव खुशी खुशी उसके पीछे पीछे चला गया। ऐसा लग रहा था कि वो कोई बढ़िया शो देख रहा था। वो शांत और संतुष्ट था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये चोटे स्काई ड्रैगन मंदिर की लुहान स्टाफ तकनीक के कारण हुई थी। हत्यारे को स्टाफ तकनीक की अच्छी समझ है। उसके हमले तेज और साफ थे। मुझे लगता है कि वो 10 साल से ज्यादा समय से लुहान स्टाफ तकनीक का अभ्यास कर रहा है। लुओ ने अपराध स्थल पर लाशों को ध्यान से देखा। पुलिसकर्मी एक तरफ खड़ी होकर नोट्स ले रही थी। लानत है, ये लड़की बहुत अच्छी है। वो वास्तव में लुहान स्टाफ तकनीक को पहचान सकती है। आरव को आश्चर्य हुआ, लेकिन वो हंसा। मेरे पास विद्वान हृदय है। मुझे लुहान स्टाफ तकनीक सीखने में केवल आधा घंटा लगा। आपने अनुमान लगाया कि हत्यारा 10 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा है। अगर आप मुझे ढूंढ सके तो यह चमत्कार होगा। हे। लाशों की जांच करने के बाद लुओ दूसरे अपराध स्थल पर लाशों के पास चला गया। यहाँ की लाशें रक्तबीज तलवार से मारी गई होंगी। हत्यारे की साधना बहुत ऊंची है। उसकी तलवारबाजी बहुत तेज है। सभी लाशें एक बार से ही मर गई। रुको, ये तलवार के निशान बड़े अजीब है। लुओ दंग रह गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें हत्या का हथियार मिल गया? हाँ, यह आड़ू की लकड़ी की तलवार है, पुलिसकर्मी ने कहा। आड़ू की लकड़ी की तलवार, यह सही है। हत्यारा अवश्य ही 100 जानवरों के गुट का ब्लड डव होगा। लुओ ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उस लाश के पास ले आओ जो तलवार से नहीं मारी गई थी। कृपया मेरे पीछे आइए। महिला पुलिसकर्मी ने तुरंत मुझे रास्ता दिखाया। आरव उनके पीछे गया और मन ही मन हंसा। सब कुछ नियंत्रण में है। ब्लड डव बलि का बकरा बनेगा। वाह हा हा। ये वास्तव में रक्त कबूतर है। लुओ पुती ने शव को तुरंत पहचान लिया। हालांकि जब उसने ब्लड डव की छाती में बड़ा छेद देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। ये कैसे संभव है? क्या ये 100 जानवरों के गुट के नेता का हृदय नष्ट करने वाला पंजा हो सकता है जिसने इस घाव का कारण बना? लेकिन 100 जानवरों के गेट लीडर ने ब्लड डव को क्यों मारा? वे गुरु और शिष्य हैं। लुओ के हैरान चेहरे को देखकर आरव मन ही मन खुश हुआ। लंबे बाल, ज्ञान की कमी। उसने सोचा, क्या बकवास है दिल को नष्ट करने वाला पंजा। ये भाई असली ब्लैक ड्रैगन तलवार क्यों ही है? तुम मुझे इस तरह खोजना चाहते हो? सपने देखते रहो। हे। नहीं, ये हृदय को नष्ट करने वाला पंजा नहीं है। लुओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये कौशल हृदय विनाश पंजे से भी अधिक शक्तिशाली है और भी अधिक दबंग। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या ये किसी छुपे हुए विशेषज्ञ द्वारा किया गया होगा? हाँ हाँ, बड़ा बेवकूफ, छिपा हुआ विशेषज्ञ आपके सामने ही है। आओ और मुझे काटो, मुझे काटो। आरव ने अपने चेहरे पर यह नहीं दिखाया, लेकिन उसका दिल खुशी से खिल रहा था। हालांकि अत्यधिक खुशी का परिणाम हमेशा दुख ही होता है। अगले ही पल आरव स्तब्ध रह गया। इंस्पेक्टर, हमें अभी अभी पहले अपराध स्थल से हत्या का हथियार मिला है। इस पर कुछ उंगलियों के निशान है। यह हत्यारे का होना चाहिए। तभी एक पुलिस अधिकारी हाथ में लोहे की छड़ लेकर आरव की ओर दौड़ा। लोहे की छड़ पर सफेद रंग का फिंगरप्रिंट पाउडर लगा हुआ था। फिंगरप्रिंट साफ देखे जा सकते थे। क्या बकवास है? आरव को जब लोहे की छड़ दिखी तो उसे पसीना आ गया। कल रात इस लोहे की छड़ ने आरव वांग के गुदा में घोंपा था। आरव को यह घिनौना लगा, इसलिए उसने इसे फेंक दिया। अपनी सारी गणनाओं के बावजूद वो वास्तव में इस बिंदु से चूक गया था। कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा काम, इन उंगलियों के निशानों से हत्यारा बचकर भाग नहीं पाएगा। लुओ की आंखें चमक उठी। उसने आरव की तरफ देखा और अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। कोई बहुत घबराया हुआ है ना? मैं क्यों घबराऊंगा? आरव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, कर्म का फल मिलता है। मेरा मानना है कि अच्छे लोग शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। वास्तव में, लुओ मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो। मैं किसी अच्छे व्यक्ति के साथ गलत नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी बुरे व्यक्ति को जाने भी नहीं दूंगा। ठीक है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। वो रोना चाहता था लेकिन आंसू नहीं निकले। अरे यार, मैं मरने जा रहा हूँ। लुओ के व्यक्तित्व के साथ वो निश्चित रूप से इसकी तह तक पहुंचेगी। भले ही आरव को गिरफ्तार न किया जाए और उसे गोली न मारी जाए, फिर भी संभवतः उसे अपना शेष जीवन जेल में ही बिताना पड़ेगा। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तो मेरे माता पिता का क्या होगा? मेरी सुंदर शिक्षिका का क्या होगा? मेरे कैंपस बैले रिया के बारे में क्या? मेरे अच्छे भाई जियाग्यू के बारे में क्या? अरे बाप रे, क्या तुम मजाक कर रहे हो? आरव के दिल से खून बह रहा था। अब आप जा सकते हैं। आपको इस हत्या के हथियार का अच्छे से ध्यान रखना होगा। मैं चाहता हूं कि कोई 24 घंटे इसकी देखभाल करे। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या तुम समझ गए? लुओ ने गंभीरता से कहा। हाँ, पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाया। उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की। आउच, लेकिन जब वो पलटा तो किसी से टकरा गया। बहुत गर्मी है। ली ये 2 कप गर्म चाय पकड़े हुए था। चाय हर जगह फैल गई। अध्यक्ष, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीछे थे। पुलिस अधिकारी ने तुरंत माफी मांगी। लुओ और आरव भी दंग रह गए। वे हत्या के हथियार पर इतने केंद्रित थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि लीहे कब भाग गया। बकवास। लुओ के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने लोहे की छड़ पर लगे खून को देखा। चाय ने लोहे की छड़ पर लगे सभी उंगलियों के निशान धो दिए थे। लीहे, अबे साले, तुमने मेरे सबसे महत्वपूर्ण सबूत को नष्ट कर दिया। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। लुओ को इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा लाल हो गया। वो चिल्लाने लगी। लोहे की छड़ पर लगे उंगलियों के निशान से अपराधी को पकड़ा जा सकता था, लेकिन अब जब उस पर गर्म चाय गिर चुकी थी तो सब बेकार हो गया। क्या बकवास है? मेरा भाग्य कैसा था? उसी समय आरव बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में है। यदि उंगलियों के निशान रह गए तो वो गिरफ्तारी से बच नहीं सकेगा। लेकिन अब एक छोटी सी दुर्घटना ने खतरे को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये सचमुच सौभाग्य था। भाग्य, हाँ, यह मेरे भाग्य का प्रभाव होगा। कल रात मैंने उन जानवरों को मार दिया। मैं 2 जन्मों के लिए दयालु व्यक्ति बन गया हूँ। मेरी किस्मत चमक गई है। ये तो विशुद्ध भाग्य है कि मैं इससे बच निकलने में कामयाब रहा। उंगलियों के निशान गायब थे और कोई सबूत भी नहीं था।
चाहे लुओ कितनी भी सक्षम क्यों न हो, वो जांच जारी नहीं रख सकती थी। बर्फ की दानव रानी इतनी क्रोधित हुई कि उसका ब्रह्मांड फट गया। उसने ली हे को तब तक डांटा जब तक वो आधा मर नहीं गया। लेकिन डांटना एक बात थी, लेकिन सुराग चला गया। अंत में लुओ केवल निराश होकर आरव के पीछे घर जा सका। दूसरों के सामने वो हमेशा बर्फ दानव रानी थी, लेकिन जब वो घर पर होती थी तो वो आरव जोकू और राज की माँ के प्रति बहुत दयालु थी। वो इस मामले का दुख अपने साथ घर नहीं लाई। उसने राज की माँ को सब्जियां धोने और खाना बनाने में मदद करने की पहल भी की। राज की माँ इतनी खुश थी कि वो अपना मुंह बंद नहीं कर सकी। आरव को कुछ खाली समय मिलने की खुशी थी। उसने एक कुर्सी आंगन में रख दी और अपने सेलफोन से खेलने लगा। मेरे भाग्य मूल्य ने पहले ही मेरी जान बचा ली है। मेरे आकर्षण मूल्य का भी निश्चित रूप से चमत्कारी प्रभाव होगा। आरव ने अपना वेबो खोला। यदि उसने ध्यान से न देखा होता तो उसे पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा वो चौंक गया। रातों रात उनके वीबो प्रशंसकों की संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई। ये संख्या उनके पहले के प्रशंसकों की संख्या से लगभग 3 गुना थी। इसके अलावा संख्या अभी भी बढ़ रही थी। ये कमाल का है। मेरा आकर्षण बढ़ गया है। मेरे लिए दूसरों का विश्वास जीतना आसान हो गया है। अगर प्रशंसकों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो मैं जल्द ही इंटरनेट पर प्रसिद्ध हो जाऊंगा। आरव इतना खुश था कि वो मर सका। जब लोहा गर्म था तो उन्होंने ब्लड जेड ड्रैगन की एक तस्वीर ली और उसे वेबो पर पोस्ट कर दिया। इसमें एक कैप्शन था, बेआरव ज्वेलरी शॉप का खजाना, फायर ड्रैगन इन द स्काई, भव्य उद्घाटन के दौरान जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। भव्य उद्घाटन की उल्टी गिनती 5 दिन। वेबो पोस्ट पर टिप्पणियों और लाइक्स की बाढ़ आ गई। कुछ ही सेकंड में इस पर हजारों टिप्पणियां आ गई। आरव ने टिप्पणी अनुभाग पर क्लिक किया और उस पर एक त्वरित नजर डाली। प्रशंसक अभी भी पहले की तरह उत्साही थे। वेबो, हे भगवान, अति उत्तम। नहीं, यह एक दिव्य जेड नक्काशी है। मैं ये कहने का साहस करता हूँ कि इस देश में कोई भी जेड नक्काशी मास्टर नहीं है जो इस तरह की दिव्य नक्काशी कर सकता है। अतीत की हवा, कितना अच्छा। ये फायर ड्रैगन इतना असली और राजसी लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह आसमान में उड़ जाएगा। बाइकन गहने की दुकान निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो जाएगा। भटकता हुआ कमीना, भाई बे आखिर कौन है? इस तरह की जेड नक्काशी उनके हाथ कैसे लगी? हरेम ग्याब, भाई बे मेरा सहपाठी है। यदि आप ब्रो बे की एक सुंदर तस्वीर चाहते हैं तो मुझे एक लाल गिफ्ट भेजें। हाँ हाँ हाँ, प्रत्येक कार्ड का मूल्य मात्र 98 सेंट था। आरव ने जब ये टिप्पणी देखी तो वो मुंह फुलाकर बैठ गया। फिर उसने उसे दूसरी टिप्पणी के साथ जवाब दिया, भाई बे, क्या मेरी तस्वीरें इतनी सस्ती हैं? चाहे जो भी हो, एक टुकड़े के लिए 998 तो होना ही था। 3 शांत चेहरे। हरेम समूह ग्याब, हे भगवान, एडोनिस ने मुझे उत्तर दिया, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हरेम समूह आदि, क्या बकवास है। भाई बे बहुत बढ़िया है। सभी सदस्यगण जल्दी करें और देखें। बहन ताइशोंग, वाह, आकर्षक राजकुमार, अंततः मैंने अपने पुरुष देवता को देख लिया। मुझे मत रोको, मैं शांत होने के लिए 1982 नोंगपू झरने के पानी की एक बोतल पीना चाहता हूँ। 3 आंसू। जूनियर लीडर, भाई बे, मुझे तुमसे प्यार है। मैं आपका कट्टर प्रशंसक हूँ। मैं एक सुंदर हस्ताक्षर की भीख मांग रहा हूँ। मैं एक चुंबन की भीख मांग रहा हूँ। आरव का जवाब ऐसा था जैसे पत्थर ने हजारों लहरें पैदा कर दी। प्रशंसक और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। इसके बाद चैनल पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। लाइक और प्रशंसकों की संख्या भी आसमान छूने लगी। अचानक आरव का ध्यान एक टिप्पणी पर गया। वो इससे खुश नहीं था। क्राउन ज्वेलरी शॉप, सभी लोग कृपया मूर्ख मत बनिए। फायर ड्रैगन जेड मूर्तिकला की यह तस्वीर निश्चित रूप से एक कंप्यूटर जनित तस्वीर है। वर्तमान तकनीक से इसे तराशना असंभव है। क्राउन ज्वेलरी शॉप का मालिक लू गुआन है। ये कमीना हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आरव पहले तो अच्छे मूड में था, लेकिन जब उसने ये टिप्पणी देखी तो उसे लगा जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। ये घिनौना और निराशाजनक था। इसके अलावा इस तरह की लयबद्ध टिप्पणी से सूप के बर्तन को चूहे के बीच से खराब करने की पूरी संभावना थी। जैसा कि अपेक्षित था, निम्नलिखित टिप्पणियों ने बातचीत की दिशा बदल दी। जियाओ बाई, तो यह जेड मूर्ति नकली है। बाइकन गहने की दुकान इतनी बेशर्म है। उपभोक्ताओं को मूर्ख बनाना। भाई डी, क्या बकवास है। मैं बिना किसी कारण के खुश था। फैंसी लड़का, इस ब्रो बे का चरित्र बहुत बुरा है। मैं कभी भी बपे एक की मात्रा छोटी आरव आभूषण की दुकान पर नहीं जाऊंगा। ट्रैक्टर, भाई बे, तुम झूठे हो। अब बाहर आओ। डांट खाने के बाद भी आप कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आप काय हैं? शाइनिंग ऑसम, सब लोग मुझे डांटते रहो। स्क्रीन पर बार, झूठ बोलने वाले को धिक्कार है। इन नकारात्मक टिप्पणियों को देखकर आरव और भी अधिक नाराज हो गया। ये बपे की मात्रा छोटी आरव ज्वेलरी शॉप के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण समय था। ऐसी अव्यवस्था से निश्चित रूप से दुकान के खुलने पर असर पड़ेगा। यह सही नहीं है। मेरा आकर्षण बहुत बढ़ गया है। मेरे प्रशंसकों को इतना बेवफा नहीं होना चाहिए, है ना? वे एक वाक्य से भग गए। आरव हैरान था। उसने ध्यान से देखा। जो कुछ लोग उसे डांट रहे थे वे उसके प्रशंसक नहीं थे, वे क्राउन ज्वेलरी शॉप के प्रशंसक थे। इन सभी लोगों को रुगुवान द्वारा भुगतान किया जाता है। इस कमीने ने मुझे बदनाम करने के लिए बहुत मेहनत की है। आरव लगातार नफरत करने वालों को देखता रहा। दुश्मन की आक्रामकता के कारण आरव के असली प्रशंसक सच्चाई नहीं जान पाए, इसलिए आरव के पक्ष में बोलने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। आरव की सेना ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन दुश्मन अधिकाधिक आक्रामक होता जा रहा था। इसके बाद वेन आर्मी शीर्षक वाले नफरत करने वालों का एक और समूह लड़ाई में शामिल हो गया। वेन जियाजुन ने, आरव, काया, हिम्मत है तो बाहर आओ, मैं तुम्हें मौत तक चोदने जा रहा हूँ। वेन जियाजुन बी, आरव, तुम बेशर्म कमीने, क्या बकवास है, बकवास का टुकड़ा। वेन आर्मी सी बी, आरव, आभूषण की दुकान का बहिष्कार करो। घोटाले की दुकान व्यापार के लिए न खोले, बस बंद कर दे। मैं 5 दिन में तुम्हारे दरवाजे पर बकवास फेंक दूंगा। ये लोग और भी ज्यादा आक्रामक थे। उन्होंने आरव का नाम पुकारा और उसे कोसा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आरव से गहरी दुश्मनी थी।
इसमें कोई संदेह नहीं कि इन नफरत करने वालों का नियोक्ता वेन फेंग ही था। हे, तो ये बेवकूफ वेन फेंग है जो उसका समर्थन कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि लू गुआन इतना सक्रिय है। आरव का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसका गुस्सा भड़क रहा था। बपे की मात्रा छोटी आरव ज्वेलरी शॉप उनके खून, पसीने और आंसुओं का फल थी। यह पहला व्यवसाय भी था जिसमें रिया ने उनकी मदद की थी। यह उनके लिए बहुत मायने रखता था। इंटरनेट वाटर आर्मी के इस समूह ने आरव को सफलतापूर्वक नाराज कर दिया था। जवाबी हमला जरूरी था, लेकिन वो कैसे जवाबी हमला करेगा? नफरत करने वालों से तर्क करें? नहीं नहीं नहीं, इन सिद्धांतहीन अथाह ट्रोल्स के सामने जो बिना सोचे समझे बोलते हैं, उनसे तर्क करने का कोई मतलब नहीं था। इसका एकमात्र उपाय हिंसा से जवाब देना था। क्या उन्हें उसे डांटना फटकारना पसंद नहीं था? भाई बेई आज उन्हें सबक सिखाएगा। आज भाई बेई को विद्वान का हृदय प्राप्त हुआ। इन नफरत करने वालों को कुचलने के लिए शब्दों की लड़ाई ही काफी थी। मैं भगवान हूँ। आरव शियाओबेई ने एक ही चाल से दुनिया को चौंका दिया। वो उत्तर अहंकार, शीतलता और अद्भुतता का पूर्ण प्रतीक था। यह एक युद्धनाद की तरह था जिसने उनके प्रशंसकों की लड़ाकू भावना को प्रज्वलित कर दिया। इससे उनका खून खौल उठा। लानत है, भाई बेई वापस लड़ रहा है। इतना दबंग, बहुत तेज। आप वास्तव में मेरे राजकुमार हैं। इतना ठंडा, भाई बेई बहुत बढ़िया है। आप लोगों को इतनी बुरी तरह से डांट सकते हैं। आकर्षक राजकुमार, मुझे विश्वास है कि आप हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम सदैव आपका समर्थन करेंगे। बपे की मात्रा छोटी आरव ज्वेलरी शॉप का समर्थन करें। मेरा राजकुमार एक देवता है। कौन है भाई? नहीं, मैं देता हूँ। आरव शियाओबेई के 110,000 प्रशंसक थे। उनके समर्थन में टिप्पणियां पेज पर आने लगी। तुरंत ही नकली समीक्षकों की गति कुचल दी गई। उत्तरों के सागर में से आरव 2 उत्तरों पर अपनी पकड़ बनाने में सफल रहे। क्राउन ज्वेलरी शॉप, जंगली कुत्ता कौन है? आप मुझसे बहस में जीत नहीं सकते, इसलिए मुझे डांटते हैं। तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है। तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है। मास्टर फैंग, आरव हमेशा से एक देहाती व्यक्ति रहा है। यदि वो विवेकशील हो तो सुअर पेड़ों पर चढ़ सकता है। भाई बेई, मैं अनुचित नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कन्फ्यूजियस ने एक बार कहा था, कभी भी किसी मूर्ख के साथ तर्क करने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक मूर्ख आपकी आईक्यू को अपने स्तर तक नीचे खींच लेगा। फिर वह आपको हराने के लिए अपने समृद्ध अनुभव का उपयोग करेगा। मास्टर फैंग, तुम बेवकूफ हो। आप किसे बेवकूफ कह रहे हैं? क्राउन ज्वेलरी शॉप, आप किसे बेवकूफ कह रहे हैं? भाई बेई, सृष्टिकर्ता ने कहा, इस संसार में प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया। सृष्टिकर्ता ने कहा, जल हो तो जल हो गया। विधाता ने कहा, मूर्ख हो जाओ, इसलिए तुम दोनों का जन्म हुआ। परफेक्ट, हाँ, भाई बेई, आप इतने प्रतिभाशाली हो। यह एक क्लासिक अपमान है। 2 बेवकूफ, इतनी कम बुद्धि वाले हमारे भाई बेई का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप इसके लिए पूछ रहे हैं? भाई बेई बहुत होशियार है। भाई बेई कमाल है। आरव के शब्दों ने प्रशंसकों के बीच गर्मागर्म चर्चा का एक और दौर शुरू कर दिया। इंटरनेट वाटर आर्मी में ट्रोल्स की संख्या सीमित थी। जैसे ही उन्होंने जवाबी हमला किया, उनकी बातें धरी की धरी रह गई और वे पूरी तरह से पराजित हो गए। मास्टर फैंग, आरव, क्या आप तीखी जबान वाले नहीं हैं? हिम्मत हो तो मुझे काटो। भाई बेई, मुझे खेद है, मैं बकवास नहीं खाता। ओफ, हाँ। क्षमा मांगना, भाई बेई बकवास नहीं खाता है। क्षमा मांगना, भाई बेई बकवास नहीं खाता है। अचानक आरव के प्रशंसकों ने अपना क्रम जारी रखा और पागलों की तरह चैनल पर स्पैमिंग शुरू कर दी। वेनफेक की अभिव्यक्ति की कल्पना की जा सकती है जैसे कि वो इस समय खून की उल्टी करने वाला था। भाई बेई, वेनफेक, अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो और पढ़ाई करो। युवा मास्टर फैंग, आप अपने आप को क्या समझते हैं? इस युवा मास्टर को अध्ययन क्यों करना चाहिए? भाई बेई, क्या आपने एक प्रसिद्ध कहावत नहीं सुनी है, कुरूप लोगों को अधिक अध्ययन करना चाहिए? युवा मास्टर फैंग, भाड़ में जाओ तुम। ये युवा मास्टर सुंदर और सुंदर है। क्या आप ये कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि यह युवा मास्टर बदसूरत है? भाई बेई, आप कितने बेशर्म हो सकते हैं। दिखावे के मामले में दीवार पर अपनी तस्वीर टांगने से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। इसे बिस्तर के पास रखने से गर्भधारण से बचा जा सकता है। शरीर के आकार के मामले में आप एक वैद जितने मोटे हैं, लेकिन वैद जितने लंबे नहीं हैं। आपके बट के अलावा आपकी कमर भी है। यदि आप कुरूप नहीं है तो इस दुनिया में कोई कुरूप व्यक्ति नहीं है। हाँ, भाई बेई, तुम बहुत मतलबी हो, पर मुझे ये पसंद है। वेनफेक की हाल की तस्वीरें बिक्री पर हैं। बुरी आत्माओं और गर्भावस्था को दूर भगाएं। घर और यात्रा के लिए एक आवश्यक वस्तु। हाँ, भाई बेई अजय है। वो लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से डांट भी सकता है। वो सचमुच मेरे आदर्श है। मैं मसालेदार छुरियों के एक पैकेट पर शर्त लगाता हूँ। वेनफेक को अभी खून की उल्टी हो रही होगी। हाँ। उनके प्रशंसक उन्माद की स्थिति में थे। वे सभी आरव के लिए जयकार कर रहे थे। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि ट्रोल्स कुछ भी कहने से डर रहे थे। क्राउन ज्वेलरी शॉप, आरव, बस काफी है। मास्टर फैंग की निंदा करने की हिम्मत मत करना। भाई बेई, हे रुगुवान, मैंने तुम्हें डांटा नहीं, फिर भी तुमने आगे आने की हिम्मत की। यदि वेनफेक बकवास की एक प्लेट है तो आप और उसके बीच अंतर यह है कि एक प्लेट कम है। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिमाग में एक शब्द आया, अच्छा। क्राउन ज्वेलरी शॉप, अच्छा, आपका क्या मतलब है? भाई बेई, भाइयों, नेगेटिव आईक्यू वाली बात बताओ, कुआं क्या है? किसी भी तरह से यह एक कुआं है। हाँ, किसी भी तरह से ये सब एक ही है। एक टिप्पणी के बाद नीचे हंसी की एक और लहर दौड़ गई। इस समय रुगुवान वास्तव में टोफू के एक टुकड़े के साथ खुद को मारना चाहता था। भाई बेई, मुझे समझ नहीं आया। दुनिया में बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन आपने रुगुवान वेनफेक से तलवारबाजी सीखने का फैसला किया। यदि आप ऊपरी तलवार नहीं सीखते हैं तो आप निचली तलवार सीखते हैं। यदि आप लोहे की तलवार नहीं सीखते हैं तो आप चांदी की तलवार सीखते हैं। वो अंततः तलवारबाज बन गया था। युवा मास्टर फैंग, क्राउन जेड शॉप, भाई बेई, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या अभी आप बहुत विस्मयकारी नहीं थे?
इंटरनेट जल सेना कहाँ है, बंदूक कहाँ है, बाहर आओ और मुझे तुम्हें देखने दो। उस समय वेनफेंग और रुगुवान को इतनी बुरी तरह से डांटा गया था कि वे अब अपनी दिशा नहीं खोज पा रहे थे। इंटरनेट ट्रोल्स ने भी आरव की लोगों को डांटने की क्षमता और ब्रो बे के हरम की ताकत देखी थी। किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। भाई बे का अपमान, वो तो बस मौत को दावत दे रहा था। भाई बे, ये कायरो का झुंड है। आप लोगों से बात करना मेरी लार की बर्बादी है। मैं एक आखिरी बात कहूंगा, मेरे हरम के भाइयों, कृपया ध्यान दें। अगर भविष्य में आपको इस तरह के कोई ट्रोल मिले तो उनसे बस इतना ही कहिए, मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी थी। पिछले साल घड़ी खरीदी? भाई बे, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ भाई बे का क्या मतलब है। WQNMLGB, भाड़ में जाओ तुम। लानत है, भाई बे तो भाई बे है, वो बहुत बहादुर है। यह वाक्य ट्रोल्स के लिए सबसे उपयुक्त था। भाई बे एक राजकुमार है, आपको अपने बहादुर जीवन की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। भाई बंधु, भाई बे ने बंदूक पर पैर रख दिया है, क्या हमें जाकर जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? यह सही है, जवाबी हमला। चल दर, किसी को नहीं पता था कि इसे किसने शुरू किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वेनफेंग और रुगुवान के वीबो पर संदेशों की बौछार हो गई। उनके वीबो पर एक वाक्य से विस्फोट हो गया, मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी थी। भाई बे के हरम में 1,10,000 प्रशंसक थे। वे जहां भी गए वहां रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अंत में वे वो अधिकारी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने वेनफेंग और रुगुवान के वीबो को बंद करने की पहल की। इस बिंदु पर यह जोरदार जवाबी हमला अंततः समाप्त हो गया। उनके प्रशंसक भी आरव के वेबो पर लौट आए। ये कमाल का है, जिस क्षण भाई बेई ने पहली गोली चलाई मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जवाबी हमला बहुत सुंदर था। यही है ना, ब्रो बे का प्रशंसक होना बहुत अच्छा लगता है। मैं जीवन भर ब्रो बे का वफादार प्रशंसक रहूंगा। मुझे ब्रो बे का प्रशंसक होने का कभी अफसोस नहीं होगा। मुझे ब्रो बे का प्रशंसक होने का कभी अफसोस नहीं होगा। मुझे ब्रो बे का प्रशंसक होने का कभी अफसोस नहीं होगा। इस वाक्यों के बाद आरव के प्रशंसक अधिक एकजुट और वफादार हो गए थे। कुछ दर्शक होश में आने के बाद तुरंत प्रशंसक बन गए और ब्रो बे के हरम में शामिल हो गए। उनके प्रशंसकों की संख्या 1,30,000 तक पहुंच गई। बपे की मात्रा छोटी आरव ज्वेलरी शॉप फिर से चर्चा का विषय बन गई। सभी टिप्पणियां सकारात्मक और सकारात्मक हो गईं। ऐसे बहुत से लोग भी थे जिन्होंने आरव को ये खबर फैलाने में मदद की। इससे न केवल बपे की मात्रा छोटी आरव आभूषण की दुकान की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि यह और भी अधिक लोकप्रिय हो गई। उसके बाद दोपहर का भोजन परोसा गया। मशरूम और चिकन स्टू का एक बर्तन था। 3 तरह की सब्जियां थीं। हालांकि बहुत ज्यादा व्यंजन नहीं थे, लेकिन पूरे परिवार के लिए काफी थे। आरव ने बहुत दिनों से अपनी मां के हाथ का बना खाना नहीं खाया था। उसकी भूख अच्छी थी। हालांकि लुओ बाहर से कोमल दिख रही थी, फिर भी वो केस की असफलता पर विचार कर रही थी। आरव ने उसके कटोरे में खाना डालकर उसे खुश करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसने उसे बेरहमी से अस्वीकार कर दिया। आरव जोकफू और राज की मां को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि युवा जोड़े में झगड़ा हो रहा है। दोपहर के भोजन के बाद जब वे सफाई कर रहे थे तो राज की मां ने आरव को अपने पास खींच लिया। दुष्ट, लुओ को नाराज करने के लिए आपने क्या किया? जाओ और उसका उत्साह बढ़ाओ। अगर तुम मेरी बहू को भगा दोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, राज की मां ने सख्ती से कहा। वे कहते हैं कि सास और बहू दुश्मन होती है, लेकिन आपकी बहू की तो अभी शादी भी नहीं हुई है और आप अभी से अपने बेटे को चिढ़ा रही हैं। आप कैसी मां हैं? आरव ने अपने होंठ सिकोड़े और दुखी होकर कहा। मुझे परवाह नहीं है, आज आपको लुओ को खुश करना होगा, यदि नहीं तो तुम्हें मेरी जैसी मां नहीं मिलेगी, राज की मां ने कहा। आरव को यह सुनकर पसीना आ गया। आज डेमन क्वीन गुस्से में थी क्योंकि वो केस को सुलझा नहीं पाई थी। अगर वो उसे खुश करना चाहता था तो आरव को यह स्वीकार करना होगा कि वह हत्यारा था, लेकिन यह उसकी जान जोखिम में डालने से अलग नहीं था। इंतजार, मेरे पास एक अच्छा विचार है। अचानक आरव की आंखें चमक उठी। वो यार्ड की ओर भागा और अपनी कार की डिक्की में कुछ खोजने का नाटक करने लगा। दरअसल उसने अपने खजाने से माउंट फुआगुओ से 3 आड़ू निकाले थे। पापा, माँ, सुंदरता, इधर आओ, मैं तुम लोगों को आड़ू खिलाऊंगा। आरव आड़ू हाथ में लेकर वापस आंगन की ओर भागा। इसने उन तीनों का ध्यान आकर्षित किया। कितना सुंदर आड़ू है, राज की मां और आरव जोपू ने एक साथ कहा। लुओ पुती बहुत संकोची थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सदमे में थी। वो ड्रैगन सिटी से आई थी। उसने बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी इतना सुंदर आड़ू नहीं देखा था। ये बड़ा और गोल था, गुलाबी रंग में थोड़ा लाल रंग था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे खूबसूरत जैद से तराशा गया हो। इसकी बनावट गर्म थी और यह क्रिस्टल जैसी चमक बिखेर रहा था। केवल दिखावट ही यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि यह सर्वोत्तम था। हर किसी की भूख बढ़ गई थी। यह आड़ू एक शुद्ध, प्राकृतिक और प्रदूषण मुक्त हरा भोजन है। इसे छीलने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे सीधे खा सकते हैं। आरव ने अपना चेहरा पानी से धोया और दोनों आड़ू अपने माता पिता को दे दिए। फिर उसने तीसरा आड़ू दोनों हाथों से पकड़ा और उसे आइसबर्ग दानव राजा की ओर बढ़ाया। बड़ी सुंदरी, मैं तुम्हें एक आड़ू खिलाऊंगा, नाराज मत होना, ठीक है? मैं नहीं चाहता, लुओ पुती ने ठंडे स्वर में अस्वीकार कर दिया। क्या तुम्हें सच में यह नहीं चाहिए? आरव ने आड़ू उठाया और लुओ की नाक के पास दे दिया। एक मनमोहक खुशबू उसकी नाक में घुस गई, यहाँ तक कि लुओ पुती जैसा संकोची व्यक्ति भी लगभग लार टपकाने लगा। हर महिला के दिल में खाने पीने का थोड़ा बहुत शौक होता है। लुओ कोई अपवाद नहीं था। उसकी जीभ बेचैनी से हिलने लगी और उसका पेट विद्रोह करने लगा। इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, और वो था इस आड़ू को तुरंत खा लेना। नहीं पुती, तुम्हें इसे सहना होगा। इस आड़ू को खाना उस कमीने आरव के आगे झुकने के बराबर था। खा नहीं रहा, मैं इसे कभी नहीं खाऊंगा। अपनी मुठ्ठियां भींचकर लुओ ने अपनी भूख को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। खाना कीमती था, लेकिन चेहरा उससे भी ज्यादा कीमती था। बर्फ के दानव राजा आरव जैसे बुरे आदमी के आगे कैसे झुक सकते थे?
अरे बाप रे, यह आड़ू बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन तभी आरव, जोकू और राजची एर ने आश्चर्य से चीख मारी। वृद्ध दंपति की आंखें खुली की खुली रह गई और उनके चेहरे पर अवर्णनीय आश्चर्य झलक रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे आड़ू नहीं बल्कि कोई बेहतरीन व्यंजन खा रहे हों। इसके अलावा न केवल इसका स्वाद अच्छा था, बल्कि जैसे ही आड़ू का चिकना गूदा उनके मुंह और अन्न प्रणाली में गया, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक जादुई ऊर्जा को अपने शरीर में एक स्पष्ट झरने की धारा की तरह बहते हुए महसूस किया, जिससे उन्हें बेहद आरामदायक महसूस हुआ। बहुत 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 स्वादिष्ट। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने आड़ू को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, मानो वे दुनिया का सबसे कीमती खजाना थामे हुए हों। आरव भी ये दृश्य देखकर हैरान रह गया, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें यह उतना अजीब नहीं लगा। माउंट वागो से आए आड़ू 3 लोगों के लाल गिफ्ट समूह के सदस्यों के लिए मसालेदार छड़ियों की तरह थे। अपने माता पिता को आड़ू खाते हुए देखकर आरव कल्पना कर सकता था कि जब हैज मसालेदार आड़ू खा रहा होगा तो वो कैसा दिख रहा होगा। यह निश्चित रूप से वैसा ही था। तो फिर मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा। उसी समय लुओ पूरी तरह से अपना संयम खो बैठी। उसने आरव के हाथ से आखिरी आड़ू छीन लिया और अपने लाल होठों से उसे काट लिया। ममम, ये स्वादिष्ट है। लुओ पुती ने आड़ू चबाया। उसका चेहरा संतुष्टि की भावना से भर गया। उसने आड़ू को चबाया और निगल लिया। आड़ू के पहले टुकड़े से ही वो नशे में थी। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होंठ चाटे। उसका खुश चेहरा बर्फ के दानव राजा से एक प्यारी लड़की में बदल गया था। तुम सच में खाने के शौकीन हो। आरव मुस्कुराया। उसे आखिरकार आइस डेमन किंग की कमजोरी मिल गई थी। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? लुओ ने अचानक पूछा। इस तरह का आड़ू बहुत दुर्लभ है। मेरे पास सिर्फ 3 है। आप लोग इन्हें खा सकते हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा। केवल 3? लुओ ने अपने होंठ सिकोड़े। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव उसे इतनी दुर्लभ चीज देने को तैयार होगा। मुझे एक चाकू दो, मैं तुम्हारे लिए इसका आधा हिस्सा काट दूंगा, लुओ ने धीरे से कहा। यद्यपि यह लड़की आमतौर पर ठंडी थी और हमेशा आरव को परेशान करती थी, फिर भी जब महत्वपूर्ण क्षण आते तो वो बहुत वफादार थी। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। सचमुच मैं भी इसे आजमाना चाहता हूँ। आरव मुस्कुराया और जल्दी से चाकू उससे ले लिया। बस मुझे चखने के लिए एक छोटा टुकड़ा दे दो, तुम्हें और खाना चाहिए। लुओ ने एक छोटा टुकड़ा काटा और आरव को दे दिया। फिर उसने बाकी आड़ू खाना जारी रखा। क्या बकवास है, यह आड़ू बहुत स्वादिष्ट है। आरव ने जब एक निवाला खाया तो वो चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने कुछ ही निवाले में पूरा खाना खा लिया। पुती, क्या तुम मुझे एक छोटा सा टुकड़ा दे सकती हो? बस एक छोटा सा टुकड़ा ही काफी होगा। आरव ने लुओ को दयनीय दृष्टि से देखा, मानो उसे पर्याप्त नहीं मिला हो। नहीं। लुओ ने आरव शियाओबेई को घूरकर देखा। फिर वो पलटी और तेजी से आड़ू खाने लगी। आरव ने असहाय भाव से अपने माता पिता की ओर देखा। उनके हाथों में सिर्फ 2 आड़ू के बीज बचे थे। वे उन्हें ऐसे पकड़े हुए थे जैसे वे कोई खजाना हो। पिताजी, माँ, आप अभी भी बीज क्यों पकड़े हुए हैं? बस उन्हें फेंक दो। यदि तुम्हें ये पसंद आए तो मैं अपने मित्र से अगली बार तुम्हारे लिए भी कुछ लाने को कहूंगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। बेवकूफ, अगर हम बीज रखें तो हम आड़ू का पेड़ लगा सकते हैं। हम उन्हें अपने यार्ड में लगा सकते हैं। कुछ सालों बाद हम वही आड़ू खा सकेंगे। अगर हम इन्हें बड़े क्षेत्र में लगा सके तो हम एक बगीचा खोल सकते हैं। हम इन्हें निश्चित रूप से अच्छी कीमत पर बेच पाएंगे। आरव ने खुश होकर कहा। आरव ने कहा, हम फार्म हाउस भी खोल सकते हैं। आजकल ये चलन है। कई लोगों ने इससे बहुत पैसा कमाया है। लानत है, हुआगुओ माउंटेन आड़ू का रोपण निश्चित रूप से एक व्यवहार विचार था। आड़ू केवल अपने रूप और स्वाद के आधार पर ही आसमान छूती कीमत पर बेचे जा सकते हैं। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि वे शरीर को मजबूत भी बना सकते हैं और जीवन को लंबा भी कर सकते हैं। यदि आरव भविष्य में फलों का बगीचा खोले तो वो फलों को वजन के हिसाब से नहीं बल्कि आड़ू के हिसाब से बेचेगा। क्या आप एक आड़ू को 998 युआन में बेचे जाने के दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? यह इतना ठंडा था कि इससे आकाश भी उड़ सकता था। बेशक यह एक दूसरी कहानी थी। आरव का वर्तमान कार्य बपे की मात्रा छोटी आरव ज्वेलरी शॉप को सही रास्ते पर लाना था। फलों के बगीचे के लिए उसे इंतजार करना होगा। पापा, मम्मी, हम आड़ू के पेड़ तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। चलो अपना सामान समेट लें और दोपहर को ग्रीन वाइन सिटी वापस चले। मैंने एक विला खरीदा है जिसके आगे और पीछे बगीचा है। हम बगीचे में आड़ू के पेड़ लगा सकते हैं, आरव ने कहा। हम, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारे साथ जा रहे हैं। आरव की मां दंग रह गई। हाँ, हमारे बेटे ने बहुत पैसा कमाया है और एक घर खरीदा है। बेशक हमें तुम लोगों को वहां रहने के लिए लाना चाहिए। क्या तुम लोग नहीं चाहते? आरव मुस्कुराया। हाँ हाँ, हम ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे? हमारा बेटा सफल है और हम उसके साथ खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आरव ने अपना सिर हिलाया और तीखे स्वर में मुस्कुराया। ये बहुत अच्छा है। मैं अब सामान पैक करने जा रहा हूँ। हम चारों भविष्य में अक्सर एक दूसरे से मिल सकेंगे। आरव की मां कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। जाने से पहले उसने लुओ को आंख भी मारी। इससे लुओ को सिर दर्द हो गया। क्या मुझे ग्रीन वाइन सिटी लौटने पर भी आरव की प्रेमिका होने का नाटक जारी रखना होगा? क्या यह मेरे साथ धोखा नहीं है? दर्द के बावजूद लुओ ने अपनी मां की सामान पैक करने में मदद करने की पेशकश की। बर्फ दानव रानी अपने बड़ों के प्रति वास्तव में पुत्रवत थी। यहाँ तक कि आरव को भी अपने दिल में उसे अंगूठा दिखाना पड़ा। सारा सामान पैक करने के बाद वे ग्रीन वाइन सिटी वापस चले गए। रात को उन्होंने कुछ देर आराम किया। अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। आरव ने लुओ को विदा किया, फिर उसके माता पिता को जिन्युआन वापस ले आया। आरव ने जिस आलीशान विला को खरीदने में 50 लाख युआन खर्च किए थे, उसे देखकर उसके माता पिता पूरी तरह दंग रह गए। इतना बढ़िया घर जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, आज क्या वे सचमुच उसमें रह सकेंगे? यह अविश्वसनीय था। उसके माता पिता को लगा कि वे सपना देख रहे हैं और उन्होंने घर के अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं की। आरव को अपने माता पिता को घर पर जाने के लिए मनाने में काफी प्रयास करना पड़ा। सब लोग बहुत थक चुके थे और अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। आरव बिस्तर पर लेटा हुआ था।
उसने अपना फोन निकाला और वेबो पर नजर डाली। प्रशंसकों की संख्या 140,000 तक पहुंच गई थी और बपे एक ही मात्रा छोटी आरव ज्वेलरी स्टोर के बारे में चर्चा अभी भी जोरों पर थी। भव्य उद्घाटन से पहले सिर्फ 4 दिन बचे थे। उस समय यह एक अभूतपूर्व भव्य अवसर होगा। फिर आरव ने अपने खजाने की पेटी को देखा। वहां समृद्धि के 2 बंदर फर, मैंगो सूप का एक कटोरा, एक स्वर्गीय कुत्ता बिस्किट, एक स्वर्गीय स्मिथिंग फनेस और 100 जड़ी बूटी औषधि की कुछ 100 बोतलें थीं। मेरे पास अभी भी पर्याप्त खजाने नहीं है। वैसे भी मेरे पास 43,787 योग्यता अंक है। ये पर्याप्त से अधिक है। मैं अपने खजाने को भरने के लिए समूह से कुछ खरीद सकता हूँ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरव शियाओबेई ने भिखारी फाउंडेशन खोला। दरअसल उसने पहले ही सोच लिया था कि वो क्या खरीदना चाहता है। आरव, क्या समूह के प्रसिद्ध डॉक्टर अभी भी मौजूद हैं? मैं आपसे कुछ चिकित्सा संबंधी पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। अगर कोई हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। नेजा, वाह, भगवान आरव फिर से ऑनलाइन है। 3 प्यारे इमोजी। ली शिजेन, भगवान, मेरे मटेरिया मेडिका संग्रह की कीमत केवल 1000 योग्यता अंक है। अगर आप इसे खरीदेंगे तो मैं आपको जीवन भर सिखाऊंगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुन सिमियाओ, क्या तुम मूर्ख हो? भगवान आरव के पास विद्वान हृदय है। उसे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, मेरी किंग ऑफ मेडिसिन जर्नल खरीद लो। यह मेरी चिकित्सा पांडुलिपि है। ये छप चुकी है। मैं इसे केवल 1000 में बेच रहा हूँ। हुआ तो भगवान, क्या आप मेरी नॉर्थ ड्रैगन एक्यूपंक्चर तकनीक चाहते हैं? इतिहास की सबसे अच्छी एक्यूपंक्चर तकनीक। इसे केवल 1000 मेरिट अंकों के लिए बेचा जा रहा है। लानत है, वे तीनों बाहर आ गए हैं। अगर मैं उनके विशेष कौशल सीख सकूं तो मैं नई सदी का चिकित्सा का देवता बन जाऊंगा। आरव की आंखें चमक उठी। वो बहुत उत्साहित था। आरव, मुझे उनकी सारी मेडिकल किताबें चाहिए। मैं उन्हें तुम्हें व्यक्तिगत रूप से दे दूंगा। ली शिजेन, भगवान आरव वास्तव में कुछ है। कितना उदार। हुआ तो आपके योग्यता अंकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुन सिमियाओ, हाँ, भगवान आरव के योग्यता अंकों के साथ मैं पृथ्वी भगवान बनने के एक कदम करीब हूँ। वे तीनों ही अंडरवर्ल्ड क्षेत्र की दुष्ट आत्माएं थीं। उनके लिए योग्यता अंक अर्जित करना कठिन था। वे 1000 योग्यता अंक पाकर बहुत खुश थे। तुरंत उन्होंने आरव को एक लाल लिफाफा भेजा। डिंग, बधाई हो, आपको हुआ तो का लाल गिफ्ट मिला है। आपको नॉर्थ ड्रैगन एक्यूपंक्चर तकनीक मिली है। इसे आपके खजाने के बक्से में संग्रहित किया गया है। डिंग, बधाई हो, आपको संत सिमियाओ का लाल गिफ्ट मिला है। आपको मेडिसिन के राजा की पत्रिका मिली है। इसे आपके खजाने के बक्से में संग्रहित किया गया है। डिंग, बधाई हो, आपको ली शिजेन का लाल लिफाफा मिल गया है। आपको मटेरिया मेडिका का संग्रह मिल गया है। इसे आपके खजाने के बक्से में संग्रहित किया गया है। हाँ, इन 3 चिकित्सा पुस्तकों के साथ मैं इन 3 चिकित्सा देवताओं की विरासत को प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। चिकित्सा कौशल के मामले में पृथ्वी पर कौन मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? वहाँ लाल लिफाफे की अधिसूचना को देखकर आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो 7वें आसमान पर था। इसके बाद उन्होंने आरव को 3000 मेरिट अंक दिए। 3000 मेरिट पॉइंट उसके लिए कुछ भी नहीं थे। डिंग, आपके वर्तमान मेरिट पॉइंट 40,787 हैं। अगले स्तर पर जाने के लिए आपको 49,213 पॉइंट चाहिए। डिंग, आपके वर्तमान योग्यता अंक 40,787 हैं। अगले स्तर पर जाने के लिए आपको 49,213 अंक चाहिए। आकर्षण 4079, भाग्य 4079। जब आरव समूह में चिकित्सा का अध्ययन करने वाला था तो समूह में से किसी ने उसे संदेश भेजा। वे शियाओबाओ, भगवान आरव, क्या आप मार्शल आर्ट मैनुअल स्वीकार करते हैं? क्या बकवास है। वे शियाओबाओ क्या है? आरव दंग रह गया। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। वे शियाओबाओ नाम देखते ही आरव के दिमाग में 3 शब्द उभरे, विकृत, चालाक और हरम। क्या यह आदमी किसी उपन्यास का पात्र नहीं है? वो समूह में क्यों है? क्या यह संभव है कि यह व्यक्ति वास्तव में इतिहास में अस्तित्व में था? आरव के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कौन परवाह करता है? अगर वो मौजूद है तो ये समझ में आता है। यहाँ तक कि 3 लोगों का भिखारी फाउंडेशन भी मौजूद है। वे शियाओबाओ के बारे में इतनी बड़ी बात क्या है? आरव, लॉर्ड वेई, आप किस तरह की मार्शल आर्ट पुस्तक बेच रहे हैं? वे शियाओबाओ, मैं अपनी अनूठी मार्शल आर्ट बेच रहा हूँ। यह एक सुपर शक्तिशाली एक हिट मार कौशल है। जब तक मैं अपने दुश्मन पर प्रहार करता रहूंगा मैं निश्चित रूप से युद्ध जीत जाऊंगा। 3 शानदार इमोजी। आरव, क्या बकवास है। क्या ये कोई इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट है? यह महंगा होगा, है ना? वे शियाओबाओ, यह महंगा नहीं है। मैं इसे 10,000 में नहीं बेच रहा हूँ। मैं इसे 1000 में भी नहीं बेच रहा हूँ। मैं इसे 998 में बेच रहा हूँ। फिर 998। आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे मुनाफाखोर की गंध आ रही थी। नहीं, मुझे उससे मोल भाव करना होगा। मेरे पास सिर्फ 40,787 मेरिट पॉइंट बचे हैं। मैं उसे बाकी दे दूंगा। आरव, मेरे पास सिर्फ 787 मेरिट पॉइंट बचे हैं। क्या आप इसे मुझे बेचने को तैयार हैं? क्या बकवास है। वो इतनी जल्दी इसके लिए कैसे सहमत हो गए? क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा है? आरव दंग रह गया। उसकी याद में वे शियाओबाओ एक चालाक और धूर्त व्यक्ति था। वो उसे इतनी जल्दी बेचने के लिए कैसे राजी हो सकता था? डिंग, बधाई हो, तुमने वे शियाओबाओ से एक लाल गिफ्ट छीन लिया है। तुम्हें डेस्परेट किक की एक पुस्तिका मिली है। इसे तुम्हारे खजाने के बक्से में संग्रहित किया गया है। ब्लर्गे, आरव ने जब ये देखा तो उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। तथाकथित सुपर अजेय एक हिट किल दैवीय तकनीक वास्तव में पेलेस ड्रोइंग किक थी। क्या बकवास है। क्या ये सिर्फ लिंक पर लात नहीं है? कौन नहीं जानता कि यह कैसे किया जाता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मुझे 787 मेरिट पॉइंट्स पर बेचने की? तुम बैंक क्यों नहीं लूट लेते? आरव के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। डिंग, वे शियाओबाओ, गॉड आरव, क्या आपको आइटम मिल गया है? यदि आपको योग्यता अंक प्राप्त हो गए हैं तो मुझे भुगतान करें। आरव, 3 गुस्से वाले इमोजी। तुमने मुझे धोखा दिया। ये कैसी बकवास है? 787 मेरिट पॉइंट्स के लिए इसे बेचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
वे शियाओबाओ, भगवान, आपने जो कहा वो मुझे पसंद नहीं आया। हताश किक मेरा अंतिम कौशल है। उस समय जब मैंने ओबोई को जीवित पकड़ा था, मैंने इसी चाल पर भरोसा किया था। आरव, मुझ पर यह चाल चलने की कोशिश मत करो। मुझे अब यह बेवकूफ मैनुअल नहीं चाहिए। मैं इसे अभी तुम्हें वापस दे रहा हूँ। वे शियाओबाओ, भगवान, अपना निर्णय लेने से पहले आप मेरी पुस्तिका पर एक नजर डाल लें, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। आरव, क्यों? वे शियाओबाओ, मैं सैकड़ों सालों से अंडरवर्ल्ड क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहा हूँ। मैंने इस कौशल को बहुत पहले ही संशोधित कर लिया है। यदि यह कोई और होता तो मैं इसे नहीं बेचता, भले ही इसके लिए मुझे 3000 मेरिटन क्यों न देने पड़ते। मैं इसे आपको इतने कम दाम पर बेच रहा हूँ, इसका कारण है वहाँ कैल्शियम दूध। आरव, तो मैंने लॉर्ड वेई के साथ गलत किया है। मुझे इस पर एक नजर डालने दो। संदेश भेजने के बाद आरव ने तुरंत अपना खजाना खोल दिया। डिंग, डेस्परेट किक, वे शियाओबाओ का संशोधित 3 स्टार मार्शल आर्ट कौशल। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? 3 सितारा मार्शल आर्ट कौशल, इतना शक्तिशाली। लुओहान स्टाफ कौशल भी 1 स्टार नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वे शियाओबाओ ने मुझसे झूठ नहीं बोला। आरव की आंखें चमक उठी और उसने निकासी बटन पर क्लिक कर दिया। आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा और उसके हाथ में एक पतली पीली पुस्तिका दिखाई दी। आरव ने जब किताब खोलकर पढ़ी तो वो हैरान रह गया। इस पुस्तिका में बहुत कम शब्द थे, मुख्यतः चित्र थे। वे शियाओबाओ ने वास्तव में एक्सट्रीम नेदर किक जैसी सरल चाल के सैकड़ों उदाहरण बनाए थे, जो आपको सिखाते थे कि दुश्मन के छोटे भाई को सभी कोनों से कैसे लात मारी जाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वी शियाओबाओ ने क्यों इकट्ठा करने और बल लगाने के लिए कौशल का एक सेट भी शोध किया था। एक बार किक कनेक्ट होने के बाद ये सीधे प्रतिद्वंदी की रक्षा को तोड़ सकता है और घातक झटका दे सकता है। तथाकथित रक्षा भेदन का तात्पर्य दुश्मन की शारीरिक संरचना को नजरअंदाज करने से था। उदाहरण के लिए आरव की युद्ध शक्ति 1000 थी। अगर वो 2000 स्वास्थ्य वाले दुश्मन से लड़ता तो उसके हमले दुश्मन को गुदगुदाने से अलग नहीं होते, लेकिन जब तक वो वे शियाओबाओ के एब्सोल्यूट ग्रोइंग किक का इस्तेमाल करता है तब तक वो सफलता को नजरअंदाज कर सकता है और सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। आश्चर्यजनक, ये कदम सचमुच बहुत ही शानदार था। जब तक इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए, इसे निश्चित रूप से एक शक्तिशाली मारक चाल माना जा सकता है। आरव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने तुरंत एक निजी लिफाफे के माध्यम से वे शियाओबाओ को योग्यता अंक भेज दिए। आरव, क्षमा करें लॉर्ड वेई, मैंने अभी आपको गलत समझा था। मुझे आपका ये परम कौशल बहुत पसंद आया। वे शियाओबाओ, भगवान, इतने विनम्र मत बनो। अगर मौका मिले तो कृपया और वहां भेजो। मेरे परिवार की सभी 7 महिलाओं को ये पसंद है। आरव, हाँ, जरूर। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं ग्रुप में और भी लाल लिफाफे भेजूंगा। कुछ सरल अभिवादनों के बाद आरव ने अपना सेलफोन रख दिया और उस परम कौशल का अध्ययन करना शुरू कर दिया जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था। स्कॉलर हॉट की मदद से आरव ने आधे घंटे के अंदर ही परम कौशल हासिल कर लिया था। उसने इस परम कौशल को अपना बना लिया था। इसके बाद आरव ने तीनों चिकित्सा पुस्तकों का अध्ययन शुरू किया। मटेरिया मेडिका के संग्रह में चीनी चिकित्सा के बारे में बहुत सारा ज्ञान था। ये ली शिज़ेन के खून, पसीने और आंसुओं का फल था। किंग ऑफ मेडिसिन जर्नल, मेडिसिन के राजा सन सिमियाओ की मेडिकल जर्नल थी। इसमें सभी तरह के अजीबोगरीब भाव और उनके अनुरूप उपचार के तरीके दर्ज थे। 9 ड्रैगन एक्यूपंक्चर तकनीक प्री किन राजवंश की एक एक्यूपंक्चर तकनीक थी। हुआ तुओ को यह विरासत में मिली थी और वो मानव शरीर के एक्यूपॉइंट और टेंडन को समझता था। उसने उपचार के अपने तरीके भी विकसित किए, जैसे कि क्रेनियोटमी, बोन स्क्रैपिंग। उसने ये सब पहले भी किया था। 5 घंटे बिताने के बाद आरव को आखिरकार तीनों चिकित्सा पुस्तकें समझ में आ गई। ये कहा जा सकता है कि चीनी चिकित्सा का सार उसके दिमाग में अंकित हो गया था। चीनी चिकित्सा वास्तव में चीन का खजाना है। हमारे पूर्वजों की बुद्धि बहुत महान है। आरव ने आखिरी किताब बंद करने के बाद एक लंबी सांस छोड़ी। उन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया और चीनी संस्कृति की महानता को भी गहराई से समझा। उन्हें इस बात पर गर्व था कि वे चीन के वंशज के रूप में पैदा हुए थे। समय देखकर ऐसा लग रहा था कि लगभग भोजन का समय हो गया था। क्योंकि उनके पिता ठीक से चल नहीं पाते थे, आरव पास के एक रेस्तरां में गए और अपने माता पिता के साथ खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक मेज खरीद ली। खाने पीने के बाद आरव तीनों चिकित्सा पुस्तकों का अध्ययन जारी रखने के लिए अपने कमरे में वापस जाने के लिए तैयार था। लेकिन अचानक उसे लिन का फोन आया। नमस्ते राजकुमारी जियांग, आप मुझे इस समय क्यों बुला रही हैं? क्या तुम्हें मेरी याद आती है? आरव घर से बाहर भागा और उत्साह से मुस्कुराया। हाँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। फोन की दूसरी तरफ से लिन की शर्मीली आवाज आई। उसने झिझकते हुए कहा, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम आज वापस आओगे। क्या अब मेरे घर आना तुम्हारे लिए सुविधाजनक है? क्या गलत कुछ हुआ क्या? आरव ने पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारी याद आती है। लिन ने रुककर धीरे से कहा, जियानान आज रात यहाँ नहीं है। मेरे रिश्तेदार भी नहीं आएंगे। अगर हम आज रात चूक गए तो हमें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। रिश्तेदार? अवधि? आरव की आंखें चमक उठी और उसने कहा, मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। आरव अपनी कार लेकर सीधे लिन के पड़ोस में चला गया। जब उसने दरवाजा खोला तो आरव की आंखें दरवाजे पर ही लगी हुई थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसका मुंह इतना सूख गया था कि आग उगलने वाला था। आज लिन ने अपनी रूढ़िवादी शैली बदल दी थी। उसके काले बाल एक आलसी बन में बंधे थे, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद गर्दन दिख रही थी। उसने एक पतला नाइट गाउन पहना हुआ था, जिससे उसके सेक्सी शरीर को 2 अतिरंजित ऐसा आकार में रेखांकित किया गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि नाइट गाउन के नीचे कुछ भी नहीं था। अंडरवियर का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय वो उसकी छाती पर 2 छोटे बिंदु देख सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि लिन ने खुद को आरव को सौंपने का मन बना लिया था। उसका दिल लंबे समय से आरव का था। अपना शरीर आरव को देना कुछ ऐसा था जो उसे करना ही था। यदि वो एक दिन भी ऐसा न करे तो उसे चैन नहीं मिलेगा। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? अंदर आओ। लिन ने शर्म से एक हाथ से आरव को अंदर खींचा और दूसरे हाथ से दरवाजा बंद कर दिया। अब इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, आरव ने लिन के होठों को कसकर चूम लिया।
उसका शरीर भी उसकी बाहों में कसकर जकड़ा हुआ था। दरवाजे से लेकर लिविंग रूम तक, लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक उनके कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। मुख्य विषय पर पहुंचने से पहले ही लिन हौंफने लगी थी और उसे पसीना आ रहा था। जियाओ बेई, बाद में थोड़ा नर्म रहना, यह मेरा पहला मौका है। लिन जियांग ने अपने होंठ काटे। उसका नाजुक चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। चिंता मत करो, मैं बहुत कोमल रहूंगा। आरव पहले से ही इच्छा से जल रहा था। बस एक और कदम और उनके बीच की दूरी शून्य से ऋणात्मक हो जाएगी। इस समय आरव पहले से ही बेहद उत्साहित था। बस एक और कदम और वो एक लड़के से एक आदमी में परिवर्तन पूरा कर लेगा। बहन बहन बहन, फोन उठाओ। ला ला ला, मैं अखबार बेचने में माहिर हूँ। इस सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र क्षण में अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। इससे आरव लगभग डर गया। क्या हो रहा है? आरव रोना चाहता था, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। लिन भी बहुत शर्मिंदा थी। उसने जल्दी से समझाया, ये रिंगटोन लिन नान ने मेरे लिए सेट की है। जब भी वो कॉल करेगा यह ऐसे ही बजेगी। फट। आरव की छाती में खून जमा हो गया। खून को रोके रखने से उसे अंदरूनी चोट लग गई। ये बेवकूफ लिन नान, उसने मुझे न तो पहले बुलाया और न ही बाद में। उसने मुझे आखिरी समय पर बुलाया।